जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, इंडस वैली को हमने पूरा पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में बातचीत करेंगे। वैदिक सभ्यता का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता वही है जिसने वर्तमान भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है। चलिए जरा इसको समझते हैं, वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता या वैदिक युग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके समय की। तो इसका समय है साथियों 1500 से 600 BC, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व में भारत में जो संस्कृति थी उसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है क्या? तो साथियों वैदिक सभ्यता एक वो सभ्यता है जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है वैदिक साहित्यों से। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जिसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वैदिक साहित्यों से। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए, पेपर में यहाँ से सवाल आता है, पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। तो देखो वैदिक साहित्य हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 4 वैदिक साहित्य हैं, ध्यान रखना कौन कौन से। पहला होता है वेद, दूसरे हैं ब्राह्मण, तीसरे हैं आरण्यक, और चौथे हैं, इसको सही से लिख देता हूं मैं, पहले है वेद, दूसरे हैं ब्राह्मण, तीसरे हैं आरण्यक और चौथे हैं उपनिषद। इन चारों को साथियों संयुक्त रूप से कहा जाता है वैदिक साहित्य। अब इनकी व्याख्या क्या है या इनकी सामान्य विशेषता क्या है वो हम देख लेते हैं। वेदों की अगर हम बात करें साथियों, तो वेद जो है ये आए हैं, या चलिए एक सेकंड देखते हैं जरा इनको। हाँ, वेदों की अगर हम बात करें साथियों, तो वेद जो आए हैं ये संस्कृत की विद धातु से आए हैं, और विद का मतलब होता है जानना। तो अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हो तो आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, वेद जो है साथियों ये लिखे गए हैं पद्य रूप में, ठीक है, पद्य रूप में ये लिखे गए हैं, और इनकी भाषा क्या है? संस्कृत। तो एक तो पद्य रूप में है, ऊपर से विशुद्ध संस्कृत में है। तो वेदों का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है कि आपने बस वेदों को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक तो संस्कृत में, ऊपर से पद्य रूप में। पद्य रूप का मतलब क्या हुआ कि जैसे कविता होती है। अब कविता उसको पढ़ना आसान है, लेकिन कविता की जो मूल भावना है वो आप तब समझ पाओगे जब आपको कविता में लिखे शब्दों का अर्थ बेहतर ढंग से पता होगा। तो एक तो वेद आपके जो है पद्य में है, दूसरा संस्कृत में है। इनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए रचना की गई ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ है पद्य रूपी वेदों की गद्य में व्याख्या। शब्द को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वेद काय में है? पद्य में। तो पद्य रूपी वेद की गद्य में जो व्याख्या है यही है ब्राह्मण। यानी वेद अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कहानी मतलब जो है कविता के रूप में है, उनको गाया जा सकता है, इसीलिए हमने उनको आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पद्य रूपी वेदों की गद्य रूप में व्याख्या। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा जो उसकी व्याख्या आसान भाषा में कर रहा होगा आम जनमानस के लिए। बात समझ रहे हैं ना। फिर आते हैं क्या, अगला है हमारे पास इसमें आरण्यक।
आरण्यक क्या है? आरण्यक जो शब्द है ये आया है अरण्य से। अरण्य का मतलब होता है जंगल, ये जंगल का पर्यायवाची है। अरण्य है, कानन है, आठवीं है। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हिंदी बहुत अच्छे से। तो अरण्य का मतलब है यहाँ पर जंगल। आरण्यक क्या है? आरण्यक वे वैदिक साहित्य हैं साथियों जिनकी रचना जंगल में की गई। जंगल मतलब एकांत में, और इनका पठन पाठन भी एकांत में ही होता है। इनको आप घर में बैठ के सामान्य रूप से नहीं पढ़ते हो। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको घर में रखना सही नहीं माना जा सकता। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो महाभारत। अब महाभारत को घर में नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि मान्यता ये है कि महाभारत की विषय वस्तु क्या है? दो भाइयों में लड़ाई, मार कुटाई बहुत ज़्यादा। तो अगर आप महाभारत घर में रखोगे तो तुम्हारे घर में भी महाभारत शुरू हो जाएगी, जो कि आप नहीं चाहेंगे। इसलिए महाभारत घर में नहीं रखते हैं। हाँ, महाभारत का एक हिस्सा छठवां जो पर्व है जिसको हम गीता कहते हैं उसको रखा जाता है। पूरी महाभारत घर में कोई नहीं रखता। एक और एग्जाम्पल आप इसका ले लो, जैसे गरुड़ पुराण है। अब गरुड़ पुराण जो है तब पढ़ा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं पढ़ा जाएगा। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर उसको नरक में क्या क्या सजाएं दी जाएंगी या उसका अगला जन्म क्या होगा। तो ये गरुड़ पुराण तब पढ़ा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। सामान्य अवस्था में पढ़ा नहीं जाता, तो इसको तब पढ़ा जाएगा जब कोई मरेगा। तो नॉर्मल लोग इसको अपने घर में नहीं रखते। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो वैसे ही है हमारे आरण्यक उपनिषद, जिनको एकांत में ही लिखा गया है और एकांत में इनका अध्ययन किया जाता है। बात समझ में नहीं आई? चौथा जो हमारे पास ग्रंथ है साथियों, जो चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे पास वैदिक सभ्यता में, वो है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के समीप जाकर बैठना या ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या है हमारी 108। और उपनिषद में बेसिकली है क्या? तो उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, फिलॉसफी। ठीक, आत्मा परमात्मा क्या है, बेसिकली ईश्वर क्या है, जो फिलोसफिकल बातें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती है। याद रखिएगा, प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति में उपनिषदों का ही अध्ययन कराया जाता था। ठीक, और उपनिषद काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी संख्या भी याद रखना। ठीक है, 108 हमारे पास उपनिषद है, 4 हमारे पास पुराण है, मतलब 4 वेद है हमारे पास, 18 पुराण है और 108 उपनिषद है। अगर आप इन चारों को मिला दोगे तो ये बन जाएंगे क्या? हमारे वैदिक साहित्य। कौन कौन से? वेद जो संस्कृत में लिखे गए हैं पद्य में, फिर आते हैं ब्राह्मण जो वेदों की व्याख्या है गद्य में, फिर आते हैं क्या? आरण्यक जो एकांत में अध्ययन किया जाता है, और फिर आते हैं उपनिषद जो कि दर्शन से संबंधित है। ये है साथियों हमारे चारों के चारों वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता की जानकारी इन्हीं वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वैदिक साहित्य। बात समझ रहे हैं? तो वैदिक साहित्य जिस युग के बारे में जानकारी देते हैं उसको हम बोलते हैं वैदिक युग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगली क्लास में हम वेदों के बारे में बातचीत करेंगे, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे और वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी को लेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है मिली होगी कि वैदिक सभ्यता क्या है या वैदिक साहित्य हमारे क्या है। पेपर में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो ध्यान रखना 4 है, वेद, आरण्यक वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, इसी के आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।